आज हम लोग विश्व के प्रमुख महाद्वीप शुरुआत करेंगे। 7 महाद्वीप है दुनिया में और सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की जो खोज है वो 1883 में डेविड लिविंगस्टन द्वारा की गई थी। डेविड लिविंगस्टन और इसके साथ एक व्यक्ति आया था स्टैनले। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की क्या की थी? खोज की थी। अफ्रीका महाद्वीप सामाजिक, आर्थिक, सामरिक दृष्टि से बहुत ही क्या है? पिछड़ा हुआ है। इसलिए इसको अंध महाद्वीप की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। आपके अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता की जन्म भूमि कहते हैं। मानव सभ्यता की जन्म भूमि, याद रखना, मानव सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। और मानव सभ्यता की जन्म भूमि किसको कहा जाता है? आपके अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप जो है आपके यूरोप महाद्वीप, इसके जस्ट ऊपर है आपके अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से भूमध्य सागर, ये जो बीच में सागर है, इस सागर का क्या नाम है? भूमध्य सागर। ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर और यहां पर जो जल संधि बनती है, इस जल संधि को कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि द्वारा ये अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से क्या होता है? अलग होता है। जल संधि का मतलब क्या होता है? दो स्थल खंडों को अलग करने वाली और दो जल राशियों को जोड़ने वाली संधि। जब दो जल राशियां क्या होती है? जुड़ती है। जैसे मान लो ये एक स्थल खंड है और ये दूसरा स्थल खंड है, ए और बी, ये दोनों ये दूसरे से क्या हो रहे हैं? इस गैप के माध्यम से अलग हो रहे हैं। साथ ही साथ ये एक आपके जल राशि है और ये दूसरी क्या है? जल राशि है। तो ये दो जल राशि आपस में क्या हो रही है? जुड़ रही है इस गैप के माध्यम से। अगर ये गैप नहीं होता तो ये जल राशि आपस में क्या जुड़ पाती? नहीं जुड़ पाती। तो इसको बोलते हैं जल की संधि। इन दो जल राशियों की क्या हो रही है? संधि हो रही है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है? तो देखो यहां जल राशि कौन सी है? भूमध्य सागर। और यहां पर पूरा का पूरा जो सागर है, इस सागर को कहते हैं महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक। अटलांटिक। तो ये आपके जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करती है? जोड़ती है। आपके इसी अटलांटिक महासागर में यहां पर जो ये खाड़ी है, इस खाड़ी को बोलते हैं जिब्राल्टर की खाड़ी। क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर खाड़ी। तो और भी हम गहराई में जाएं तो ये जल संधि क्या करती है? भूमध्य सागर को जिब्राल्टर की खाड़ी से क्या करती है? जोड़ती है। और साथ ही साथ अफ्रीका को यूरोप से क्या करती है? अलग करती है। अब देखो किन देशों के बीच स्थित है? तो यहां पर अफ्रीका का एक देश पड़ता है मोरक्को। कौन सा देश है? मोरक्को। और यहां पर यूरोप का एक देश है पुर्तगाल। लेकिन पुर्तगाल यहां खत्म हो जाता है। उसके बाद ये जो देश है इसका नाम है स्पेन। तो ये आपके जो जल संधि है जिब्राल्टर, ये किन देशों के बीच हुई? आपके मोरक्को और स्पेन के बीच में स्थित है आपकी ये जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन और मोरक्को, याद रखना, दो देशों के बीच स्थित है। यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, यानी जिब्राल्टर की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। अगर ये जल संधि नहीं होती तो हम लोग इस साइड से भूमध्य सागर में एंटर नहीं हो पाते। इसलिए इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जा सकता है ना? सवाल पूछ ले भूमध्य सागर की कुंजी, है ना, किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? जिब्राल्टर जल संधि। इससे आगे बढ़ोगे आप लोग तो यहां आ जाता आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप आता है। और एशिया महाद्वीप के यहां अगर आप लोग देखो तो यहां एक सागर है। कौन सा सागर है? ये पेन कैसा है? लाल। तो सागर भी कैसा होगा? लाल सागर। तो यहां पर स्थित है आपके लाल सागर। ये लाल सागर और यहां एक और खाड़ी बनती है ना? इस खाड़ी को हम लोग कहते हैं अदन की खाड़ी।
कौन सी खाड़ी है? अदन की खाड़ी, बे ऑफ अदन के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहां एक और जल संधि बन रही है। ये जो पतला सा गैप दिख रहा है आपको, ये गैप क्या कर रहा है? ये गैप अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ रहा है। तो दो जल राशियां जुड़ रही है, क्या बन रही है आपके? जल संधि बन रही है। तो यहां जो ये जल संधि है, बीच का गैप, इस जल संधि को कहते हैं बाब अल मंदेव जल संधि। कौन सी जल संधि? बाब अल मंदेव जल संधि क्या करती है? आपके लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, प्लस अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से क्या करती है? अलग करती है। अब आपके वापस दिमाग में एक ही सवाल उठेगा कि किन दो देशों के बीच है? जिस तरीके से जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच थी? मोरक्को और स्पेन। स्पेन किसका है? यूरोप का। और मोरक्को किसका है? अफ्रीका का। तो ये यहाँ पे कौन से दो देश है? तो देखो मित्रों, यहाँ अफ्रीका का एक देश पड़ता है जिबूती। कौन सा देश है? जिबूती। और यहाँ आपके एशिया का एक देश है, ये तो सऊदी अरब है। इसके नीचे दो देश है आपके, है ना, ओमान और यमन। कौन सा देश है? यमन। तो ये यमन और जिबूती देशों को क्या करती है? अलग करती है। यानी यमन और जिबूती देशों के बीच में स्थित है ये बाब अल जल संधि, जिसको दुनिया में आंसू का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसू का द्वार कहते हैं। आंसू की बूंद किसे कहा जाता है? आपके श्रीलंका को। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? आंसू की बूंद की तरह है आपके उसकी डिजाइन, इसलिए उसको आंसू की बूंद कहते हैं। और आंसू का द्वार पूछे तो किसको कहा जाता है? बाब अल मंदेव जल संधि को। फिर यहाँ पर आपके ये पूरा का पूरा जो महासागर है, इस महासागर को हम लोग नाम देते हैं हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद। तो अफ्रीका के उधर तो हुआ अटलांटिक, और इधर कौन सा हुआ? हिंद महासागर। ऊपर यूरोप महाद्वीप है और इधर कौन सा है? एशिया। यूरोप जो है वो तो जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर द्वारा अलग होता है, और एशिया जो है अफ्रीका से लाल सागर, बाब अल मंदेव जल संधि और अदन की खाड़ी। और एक चीज और है, बताओ कौन सी? आप लोग सोच रहे होंगे यहां आपस में क्या है? एशिया और यूरोप, सॉरी एशिया और अफ्रीका जुड़े हुए, पर ऐसा नहीं है। ये पहले जुड़े हुए थे, बाद में हमने यहां पर क्या किया? एक नहर निकाल दी, और इस नहर को हम लोग कहते हैं स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869। उसी समय ये स्वेज नहर बनाई गई थी आपके, है ना। तो ये स्वेज नहर क्या करती है बताओ? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ये स्वेज नहर बनाई गई आपके मिस्र के, यहाँ पे ये प्रायद्वीप दिख रहा है आपको, है ना। प्रायद्वीप किससे कहते हैं? जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। तो यहाँ देखो ये तीनों तरफ से जगह पानी से घिरी हुई है। इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है। इसको बोलते हैं मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? सिनाई। तो इस मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काट कर बनाई गई आपके ये स्वेज नहर। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में विस्तार से। फिलहाल हम लोग अफ्रीका का इंट्रोडक्शन लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप, प्लस इस महाद्वीप को आपके काला महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ अश्वेत लोग, अश्वेत कैसे होते हैं? काले लोग ज्यादा है, इसलिए इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप। अंध महाद्वीप क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से बहुत ही क्या है? पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए अंध महाद्वीप। और इसको आपके मानव सभ्यता की क्या कहा जाता है? जन्म भूमि कहा जाता है। साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। भविष्य का महाद्वीप। यहां पर महान भ्रंश घाटी स्थित है, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। महान भ्रंश घाटी स्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। खनिजों के भंडार जो है दुनिया में सब ज्यादा इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं, लेकिन उत्पादन बहुत ही कम होता है क्योंकि ये देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।
अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से चारों प्रमुख रेखाएं गुजरती है। कितनी रेखाएं? चारों में कौन कौन सी आती है? एक तो आपकी 0 डिग्री भूमि के मध्य की रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। ये तो हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके ऊपर आपके 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये हो गई आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और नीचे आपके 23.5 डिग्री कौन सी रेखा आ जाएगी? मकर रेखा। तो यहां आ जाएगी आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये तो हो गई तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं। और एक प्रमुख रेखा कौन सी है? देशांतर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच रेखा के नाम से। ये भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो चारों की चारों प्रमुख रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है? एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप से चारों प्रमुख रेखाएं गुजरती है, मकर, कर्क और भूमध्य। 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य। और 0 डिग्री देशांतर क्या कहलाती है? ग्रीनविच। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां कट करती होगी? तो याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दुनिया में एक दूसरे को यहां पर कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में। यहां एक देश है गिनी, और उसकी यहां पर क्या बनती है? खाड़ी, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी। तो एक दूसरे को कहां पर काटती है? ये गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटती है। याद रखना, अटलांटिक महासागर में, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में, गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या करती है? कट करती है। एकमात्र महाद्वीप जहां से चारों प्रमुख रेखाएं गुजरती है, और एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों गोलार्ध कैसे? देखो, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला गोलार्ध क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था, उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी फैला हुआ है। ठीक है। दूसरा देखो, ये क्या है? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के इधर वाला गोलार्ध क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। और उधर वाला क्या कहलाता है? पश्चिमी। तो आप लोग देखो, पश्चिमी गोलार्ध में भी इसका भाग आता है और पूर्वी गोलार्ध में भी इसका भाग आता है। उत्तरी में भी आता है, दक्षिण में भी आता है। चारों गोलार्धों में फैला हुआ दुनिया का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? चारों प्रमुख अक्षांश रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका से। इस महाद्वीप में मित्रों टोटल 55 देश स्थित है। कितने देश स्थित है? 55 में से इसका जो ये मुख्य भाग दिख रहा है आपको, इस पर 49 देश है। 6 देश इसके मुख्य भाग से दूर द्वीपों के रूप में स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? मेडागास्कर। अफ्रीका का सबसे बड़ा क्या है? द्वीपीय देश है, जो आपके अफ्रीका के मुख्य भाग से इस गैप के माध्यम से अलग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्या कहा जाता है? मोजाम्बिक चैनल, है ना। यहां एक देश पड़ता है, उस देश का नाम भी क्या है? मोजाम्बिक देश है। तो ये जो मोजाम्बिक चैनल है, ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक देशों के बीच में हिंद महासागर में स्थित है। ये सागर कौन सा? आपके हिंद महासागर में। तो द्वीपीय देश टोटल कितने हैं? 6 में से ये कौन हुआ? मेडागास्कर। इसके पास में एक द्वीपीय देश है, बहुत ही प्रसिद्ध है, नाम सुना होगा, पर्यटन की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है, मॉरिशस। नाम सुना आपने? यहां पर स्थित है ये आपका मॉरिशस, द्वीपीय देश अफ्रीका का। इसके ऊपर अगर यहां आप लोग देखोगे तो एक छोटा सा देश स्थित है अफ्रीका का, जिसका नाम है सेशल्स। क्या है? सेशल्स अफ्रीका महाद्वीप का 55 देशों में सबसे छोटा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? सेशल्स है आपके। और यहां एक देश है जिसका नाम है कोमोरोन। तो टोटली आपके अफ्रीका के हिंद महासागर में कितने देश हुए? 4 हो गए द्वीपीय देश,
है ना, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोन और सेशल्स। टोटल द्वीपीय देश कितने हैं? 6। इसका मतलब 2 किधर है आपके? अटलांटिक महासागर में स्थित है आपके, जिसमें एक तो यहां आता है कैप वर्डे, देश का नाम क्या है? कैप वर्डे, और एक आपके अफ्रीका महाद्वीप के यहां पर स्थित है, यह इसका नाम है साओ टोमे। तो टोटल हो गए 6 द्वीपों के रूप में, और गुण 50 इसके मुख्य भाग में है। तो टोटल अफ्रीका महाद्वीप में देश कितने हैं? 55। अब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए, 55 देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप के बड़े देश कौन से? तो क्षेत्रफल में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश यहां पर स्थित है, इसका नाम है अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है जायरे, यहां पर स्थित है। तो क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा हुआ? अल्जीरिया। और दूसरा बड़ा कौन सा हुआ? जायरे। लेकिन जनसंख्या में देखें अगर हम लोग, तो जनसंख्या में इन 55 देशों में सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है आपके? नाइजीरिया। और दूसरा सबसे बड़ा देश है मिस्र, जनसंख्या की दृष्टि से। मिस्र का नाम सुना होगा, अंग्रेजी में इसको इजिप्ट कहते हैं। भारत का अंग्रेजी में नाम चेंज हो जाता है, इंडिया हो जाता है, ठीक है। वैसे के वैसे मिस्र का जो नाम है वो क्या हो जाता है? इजिप्ट। इसको संयुक्त अरब गणराज्य भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र तो देखा होगा आपने, पिक्चर देखी वो आपने, सिंह इज किंग, उसमें अक्षय कुमार का एक गाना आता है, तेरी ओर तेरी ओर। पिरामिड के ऊपर खड़े खड़े गाने गाते हैं अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ, ठीक है। वो पिरामिड कहाँ के है? मिस्र के है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है आपके। ये यहाँ पे मम्मीज रखते थे इन पिरामिड के अंदर, है ना, अपने बुजुर्गों की लाशों को ऊपर एक अलग तरह का लेप करके उनको सुरक्षित रख देते थे, उनको मम्मीज कहते हैं आपके। ये मिस्र के अंदर पाए जाते हैं पिरामिड, बहुत बड़े बड़े पिरामिड है मिस्र के अंदर। तो मिस्र आपके पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब आपके लिए एक सवाल है, इस पूरे महाद्वीप में 55 देश है, बताओ जनसंख्या में या इस महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोई बता सकता है? इस महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा शहर नहीं पता? किस में रहते हो आप? मंगल ग्रह पे थोड़े रहते हो, हाँ? दुनिया का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है या लंदन है? दोनों ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जापान की राजधानी टोक्यो। तो इस महाद्वीप का तो सबसे बड़ा शहर बताए दो, नहीं सुना कभी भी? धन्य हो, ग्रेजुएट हो गए हो, हाँ? कुछ आधे तो ग्रेजुएट हो, तो फिर क्या कर रहे हो? दुनिया के अंदर इस पूरे महाद्वीप का एक शहर नहीं पता आपको सबसे बड़ा? मिस्र की राजधानी क्या है? कायरा। मिस्र की राजधानी क्या है? कायरा, जो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? शहर है। याद नहीं रहे तो याद रखना, मिस्र में सब कायरा ही कायरा है। मिस्र में सब क्या है? कायरा ही कायरा है। तो मिस्र की राजधानी क्या है? कायरा, के इस महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। तो एक बार वापस सोचो, इस महाद्वीप की खोज किसने की थी? डेविड लिविंगस्टन और स्टैनले ने की। कब की थी? 1883। एक लंबे समय तक इस महाद्वीप की समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी आपके, ठीक है। इस महाद्वीप को आपके क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप, है ना, या फिर काला महाद्वीप, या फिर मानव सभ्यता की जन्म भूमि कहा जाता है, या भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। चारों प्रमुख अक्षांश रेखाएं चारों प्रमुख रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका से। चारों गोलार्धों में फैला हुआ एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप से किससे अलग होता है? जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर। एशिया महाद्वीप से किससे अलग होता है? सुएज नहर, लाल सागर, बाब-अल मंदेब जल संधि और अदन की खाड़ी के माध्यम से। इस महाद्वीप के जो है पश्चिम में क्या फैला हुआ है? अटलांटिक। और इस महाद्वीप के पूर्व में क्या फैला हुआ है?
हिंद महासागर। टोटल देश कितने हैं? 55 में से मुख्य भाग पे कितने हैं? 6 क्या है? द्वीपीय देश है आपके। द्वीपीय देशों में आपके सबसे बड़ा कौन है? मेडागास्कर। हिंद महासागर में कितने द्वीपीय देश है? 4। और अटलांटिक में कितने हैं? 2, कैप वर्डे और साओ टोमे। जनसंख्या में बड़ा देश कौन सा? अल्जीरिया। लेकिन सॉरी, जनसंख्या में बड़ा कौन है? नाइजीरिया। क्षेत्रफल में बड़ा कौन है? अल्जीरिया। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कायरा है। यहां तक क्लियर है मामला। अब देखो हम लोग इस महाद्वीप की प्रमुख पर्वतीय श्रेणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रमुख पर्वतीय श्रेणियां। तो यहां पर स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणियों में नंबर 1 आती है एटलस श्रेणी। विश्व की जितनी भी पर्वत श्रेणियां बताऊं सब पता होना चाहिए कहां पर स्थित है। क्लियर है मामला? ठीक है। नंबर 1 कौन सी आ रही है? एटलस। ये एटलस कहां पर है? उधर अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में। कहां पर है आपके? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में। देश कौन सा दिख रहा है? मोरक्को। और मोरक्को के पास कौन है? अल्जीरिया। और एक यहां देश है ट्यूनीशिया। कौन सा देश है? ट्यूनीशिया। तो याद रख लोगे, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनीशिया और एम फॉर मोरक्को। एटीएम। एटीएम देशों में फैली हुई है कौन सी पर्वत श्रेणी आपके? एटलस पर्वत श्रेणी। मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया देशों में फैली हुई है एटलस पर्वतीय श्रृंखला। मोरक्को देखा आपने? मोरक्को नहीं देखा? बहुत सारी पिक्चरों में शूटिंग बताते हैं, है ना। अभी टाइगर जिंदा है ना। पिक्चर शुरुआत होती है ना, उस समय वो टोपी पहन के सड़कों पे घूमता है ना, वो कहाँ का है? शूटिंग मोरक्को की है। उसके बाद सलमान खान वो घोड़े पे दौड़ता है, स्टूल फेंकता है, लड़ाई करता है, देखिए कहाँ का है? मोरक्को। इब्न बतूता का नाम सुना आपने? इब्न बतूता कहाँ का है? मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को। मोरक्को का। मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया, इन देशों में बर्बरी जनजाति निवास करती है। किस जनजाति? कौन सी जनजाति निवास करती है? बर्बरी। इसलिए इन देशों को दुनिया में बर्बरी राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्बरी। तो दुनिया में बर्बरी राज्य कौन से हैं? मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। क्योंकि यहां पर क्या है? बर्बरी जनजाति निवास करती है एटीएम देशों में। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। पर्वत श्रेणी कौन सी हुई? एटलस पर्वत श्रेणी। और एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो मोरक्को देश में पड़ती है, टोबेकल। कौन सी? टोबेकल। इस एटलस पर्वत श्रेणी की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, जो किस देश में स्थित है? मोरक्को में। 4105 मीटर ऊंची है ये। 4105 मीटर ऊंची है। और एटलस पर्वत श्रेणी जो है वो दुनिया की नवीन पर्वत श्रेणियों में आती है। नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी। नवीन मोड़दार पर्वतीय श्रेणी है आपकी एटलस पर्वत श्रेणी। तो एटलस के बारे में सारा याद हो गया होगा आपको। अब चलते हैं दूसरी पर्वत श्रेणी की और। सबसे दक्षिण में बंद हो गया बैटरी। क्लिक कर देना इसके ऊपर, ओके कर दे। चल तो रहा है ना? हाँ, 19 गो लाइन है। बड़े आगे तो अफ्रीका की दूसरी पर्वत श्रेणी ज्ञात कीजिएगा। सबसे नीचे, अफ्रीका के सबसे नीचे बताओ कौन सा देश है? नाम से स्पष्ट है। अफ्रीका के दक्षिण में क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका देश है। इसकी एक टीम भी है, क्रिकेट की टीम, नाम सुना होगा आपने, है ना। पहले आपके साउथ अफ्रीका लिखते थे, अब क्या लिखते हैं? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका लिखा हुआ मिलता अपने को, ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ एक देश है। और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में, ठीक है, यहां एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है यूं। इस दक्षिण अफ्रीका का एक शहर भी है, पता होगा आपको। क्या नाम पता सुना होगा आपने? जोहान्सबर्ग। सुना है आपको? वो तो याद ही है। जोहान्सबर्ग से ही एक नाम याद कर सकते हो, डेक्केन्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग से क्या याद आएगा आपको? डेक्केन्सबर्ग क्या है? पर्वतीय श्रेणी है। कहां पर फैली हुई है? आपके दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण
पूर्व की ओर फैली हुई प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ये कैसी है आपके? प्राचीन। एटलस तो क्या थी? नवीन। ये क्या है? प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, पर वर्तमान में प्राचीन होने के कारण कैसी है? अवशिष्ट है ना। जैसे हमारी अरावली है, हमारी अरावली उत्पत्ति के आधार पर कैसी है? वलित है, लेकिन वर्तमान में कैसी है? अवशिष्ट है, क्योंकि बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, इसी तरीके से डेकेंसबर्ग भी प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, लेकिन वर्तमान में किस श्रेणी में आती है? अवशिष्ट, अपर्दित या घर्षित की श्रेणी में आती है आपकी। तो ऐसे कैसे डेकेंसबर्ग भी प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में आती है। एक पर्वत श्रेणी मित्रों आपके, या पर्वत चोटी कह देते हैं हम लोग, यहां स्थित है, भूमध्य रेखा के समीप ही है। इस पर्वत श्रेणी को हम लोग कहते हैं किलिमंजारो। क्या कहा जाता है? किलिमंजारो। किलिमंजारो। 8 के बाद क्या आता है? 9, और दोनों तरफ है 5 5895 मीटर। किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? तंजानिया देश में स्थित किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। किस देश में स्थित है? तंजानिया देश में। याद रख लोगे, किली मारो मजा करो, किलिमंजारो, किली मारो मजा करो, तंजानिया देश में। तंग आयोड़ा आदमी क्या करता है? तंग आयोड़ा आदमी किली मारे मजा करे। ठीक है, तो याद रखना, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची ऊंची चोटियां किसको याद है? हाथ खड़ा करो। दुनिया में कितने महाद्वीप है? और सबसे ऊंची ऊंची चोटियां 7 महाद्वीपों की किसको याद है? ग्रेजुएट हो गए हो, दुनिया की 7 चोटियां याद नहीं है, हैं? और भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हो आप, हैं? ऐसे बनेगा? दुनिया अफ्रीका की तब याद हुई है। अफ्रीका के अलावा एशिया की तो सार्वभौमिक याद ही है ना बचपन से ही। कौन सी है? हाँ, कौन सी है? अफ्रीका की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। किस में है? तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट ही होगी ना। जब वो दुनिया की सबसे ऊंची है और वो एशिया में है, तो एशिया की सबसे ऊंची कौन सी होगी? इतना सब दिमाग नहीं लगा सको, हैं? शुभ लागे कौन है? नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो एशिया की है, और एशिया की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? किलिमंजारो। अभी तक कितने महाद्वीपों की हो गई? 2 की तो याद हुई, 5 की भी हो जाएगी, टेंशन मत लियो। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एक बार वापस सोचो कौन सी है? किलिमारो, मजा करो, किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो आपके किस महाद्वीप की ऊंची चोटी है? किस देश में है? तंजानिया, है ना। एटलस पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? एटीएम। ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनीसिया, ट्यूनीरिया नहीं ट्यूनीसिया, और एम फॉर मोरक्को। याद हो गई होगी। ठीक है, और नीचे कौन सी थी? दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग से याद करने का था, डेकेंसबर्ग। कौन सी है? डेकेंसबर्ग। इसकी सबसे ऊंची चोटी है एंटीलियाला। कौन सी है? एंटीलियाला। याद रखना चाहो नहीं रखना चाहो आपकी इच्छा है। ठीक है, एटलस की सबसे ऊंची चोटी बताई थी टोबेकल, और जो आपके डेकेंसबर्ग है इसकी सबसे ऊंची चोटी है एंटीलियाला, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। पहले ज्वालामुखी फटते थे, अब नहीं फटते, मृत ज्वालामुखी है, और बहुत ही ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको माउंट किलिमंजारो कहते हैं। समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां एक देश पड़ता है युगांडा, नाम सुना होगा। युगांडा देश में भी एक पर्वत चोटी है, रोवनजारो। क्या है? रोवनजारो। नाम याद रख लोगे? रोवनजारो नाम याद नहीं रख सकते? शाहरुख खान की 2 फिल्मों को मिला देना। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी रावण, और दूसरी क्या आई थी? जीरो, है ना। रोवन जारो, रोवन जीरो, रोवन जारो, रोवन जीरो, याद रह जाएगी। किस देश में? युगांडा। टॉलमी नाम का एक विद्वान हुआ है। टॉलमी ने
इस रोवन जारो पर्वत चेटी को चांद का पर्वत कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? चांद का पर्वत। याद रखना, दुनिया में चांद का पर्वत की संज्ञा किसको दी गई है? आपके रोवन जारो को आपके चांद का पर्वत, रोवन और जारो, शाहरुख खान की 2 फिल्मों के याद रख लोगे नाम, है ना, रोवन और जारो। ठीक है, युगांडा के अंदर स्थित टोलमी नाम के विद्वान ने इसको क्या दी है? चांद का पर्वत की संज्ञा दी है। क्लियर है मामला? अब देखो लास्ट एंड फाइनल एक और बता देता हूं। यहां पर एक देश है कैमरून। कौन सा देश है? और कैमरून देश में आपके पर्वत श्रेणी का नाम ही क्या है? कैमरून श्रेणी। कौन सी श्रेणी? कैमरून श्रेणी है। भूमध्य रेखा के आसपास होने के कारण यहां वर्ष भर जबरदस्त क्या होती है? बारिश, और ऊपर से पर्वत श्रेणी होगी तो और ज्यादा क्या होगी? बारिश होगी। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये कैमरून श्रेणी, कैमरून देश में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पूरे के पूरे महाद्वीप में इससे ज्यादा बरसात कहीं पे भी नहीं होती है। तो मैंने 5 चोटियां बताया, 5 चीजें बताई है पर्वतों से संबंधित। पहली कौन सी? एटलस। दूसरी डेकेंसबर्ग। तीसरी किलिमंजारो। चौथी रोवन जारो। और 5वीं कैमरून। अफ्रीका के अंदर पर्वतों से संबंधित कितने बातें याद रखनी है? 5। एटलस, नीचे डेकेंसबर्ग, सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, और चांद का पर्वत रोवन जारो, और एक कैमरून देश में स्थित है कैमरून श्रेणी। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक क्या है? वर्षा वाला स्थान है। कोई समस्या यहां तक? बढ़े आगे। देखो पर्वतों की बात कर दी, अब किसकी बात करेंगे? नदियों की। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। बढ़े आगे, तैयार तो हो? चलिए क्या बात करेंगे हम लोग? नदियों की। देखो ये देश है युगांडा, ये कौन सा है? तंजानिया। यहां पर एक देश है केन्या। कौन सा देश है? तो कितने देश हुए? 3 देश। इन 3 देशों की सीमा पर एक पर्वत, एक झील स्थित है। इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। किन देशों की सीमा पर है? पहले दिमाग में ये सेट करो। एक तो है कन्या। कौन है? कन्या। कौन है? कन्या से क्या आ गए? तंग आ गए। कन्या से क्या आ गए? तंग आ गए। इसलिए कन्या से हमेशा पाला क्या पढ़ना चाहिए? कम पढ़ना चाहिए। कम पाला। पाला क्या पढ़ना चाहिए? कम। कम पाला राजधानी किसकी है? युगांडा की। युगांडा से भी पाला हमारा कम ही पड़ता है। ठीक है, कभी जिंदगी 2-3 बार नाम सुना होगा आपने युगांडा का। ठीक है, तो युगांडा से पाला क्या पड़ता है? कम पड़ता है। तो इसकी राजधानी क्या हो गई? खत्म। करे शुरू। कौन सी झील बताई मैंने? विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया। केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो देखो तीनों देशों को याद रखने का तरीका बता रहा था मैं आपको। ठीक है, कि विक्टोरिया झील किन 3 देशों की सीमा पर स्थित है? तो एक तो कौन थी? कन्या। और कन्या से क्या आते हैं? मजाक में बोल रहा हूं, है ना? ठीक है ना, कन्या नाराज मत होना भाई। तो कन्या से क्या आता है? तंग आते हैं। ठीक है, इसलिए कन्या से पाला क्या पढ़ना चाहिए? कम। कम पाला राजधानी किसकी है? युगांडा की। ठीक है, तो केन्या, तंजानिया और युगांडा 3 देशों की सीमा पर कौन हुई? विक्टोरिया झील। और इसी विक्टोरिया झील से नदी निकलती है आपके कौन सी? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। सबसे पहले युगांडा देश में बहती है और युगांडा देश की राजधानी कंपाला इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फिर जब ये आगे बढ़ती है नील नदी, जब ये शुरुआत से निकलती है ना, तो ये नील नहीं कहलाती है बल्कि क्या कहलाती है? श्वेत नील कहलाती है। ठीक है, और सीधी जाती है दक्षिणी सूडान देश के अंदर। किस देश में जाती है? दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुम्बा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुम्बा इसी के किनारे पर बसा हुआ है। एक बार जोर से बोलो, क्या है? जुम्बा। और जोर से? बस ज्यादा जोर से मत बोलना, कुछ और बोल दोगे। ठीक है, याद होगी। याद रखने का तरीका है, दक्षिण सूडान की राजधानी जुम्बा। क्या? जुम्बा ही बोलना। ठीक है, जू को उल्टा मत कर देना, कुछ और हो जाएगा। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जुम्बा। और युगांडा क्या है? कंपाला। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आता है उत्तरी सूडान। दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान पहले एक ही थे।
फिर क्या हो गए, अलग हो गए, उत्तरी सूडान अलग हुआ, दक्षिणी सूडान अलग हुआ। तो ये श्वेत नील अब कहाँ आ चुकी है आपके, उत्तरी सूडान। यहाँ इसको कहो कि भाई इंतजार करे, किसका इंतजार करे, ब्लू नील का। और ब्लू नील कहाँ आती है, यहाँ एक देश है इथोपिया। कौन सा देश है, इथोपिया में आपके झील है ताना झील, याद रख लोगे। इथे पिया गए, इथे पिया गए, पिया कहाँ गए, पिया इथे गए, है ना, पिया इथे गए। तो पिया को क्या दिया, ताना दिया। पिया को क्या दिया, ताना, कि पिया इथे क्यों गए, है ना। इथे पिया गए तो पिया को क्या दिया, ताना, कि पिया इथे क्यों गए। तो इथोपिया में झील कौन सी हुई, ताना, याद रख लोगे। पिया इथे गए तो इथोपिया, और क्या दिया था, ताना, तो ताना झील है वहां पे, ठीक है। और इथोपिया के अंदर स्थित ताना झील से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, ब्लू नील। ये कौन सी थी, और ये कौन सी है, ये ब्लू नील सीधी उत्तरी सूडान में जाकर आपके श्वेत नील में मिल जाती है। और दोनों के संगम पर ही उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम स्थित है। कौन सी राजधानी, खार्तूम। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी अभी याद कराइए, कभी थे याद कर लो, ठीक है। क्या है आपके, खार्तूम। खा पीन पीछे पढ़ दीजो, इन्हें खा पीन लाड़ पढ़ दीजो, जगह आप ही याद हो जाए, ठीक है। युगांडा से पाला कम पड़ता है, दक्षिणी सूडान की राजधानी, थोड़ी जोर से बोलना, कुछ और मत बोलना, याद हो जाएगी, ठीक है। और ब्लू नील और श्वेत नील के संगम पर उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। और यहां से जब दोनों का संगम होने के बाद नील आगे बढ़ती है तो नील नील कहलाती है। नील क्या कहलाती है, नील नदी के नाम से जानी जाती है। और सीधी किस देश में एंट्री लेती है, मिस्र में। और इसी झील पर मिस्र के अंदर एक नदी है, सॉरी एक झील बनती है आपके, झील का नाम है नासिर झील। मिस्र में राष्ट्रपति का नाम भी हुआ है नासिर, ठीक है। और इस झील का नाम भी क्या है, नासिर झील है। और यहां से जब ये आगे बढ़ती है तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, बहुत बड़ा बांध। आप ऐसे याद रखना कि आसमान से भी दिख जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आसवान बांध। आसमान से दिखता है, आसवान बांध। किस झील पर है आपके, नील के ऊपर बहुत फेमस बांध है आसवान बांध, मिस्र में स्थित है। झील कौन सी है, बांध कौन सा है, आसवान। दोनों ही कहां पर है आपके, नील पर स्थित है, मिस्र के अंदर। आगे जाती है तो मिस्र की राजधानी बोलो कौन सी, कायरा, इसी के किनारे पर बसा हुआ है। और डेल्टा बनाकर आपके भूमध्य सागर में गिर जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। दक्षिण से उत्तर में बहती है, भूमध्य सागर में गिरती है, डेल्टा बनाती है। और ये जो डेल्टा है, आज तक आपने पढ़ा था दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये तो बोल दो, सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुंदरी पादप के कारण वहां पे उसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। लेकिन क्या आपने सोचा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, नील नदी का डेल्टा। दुनिया का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है आपके नील नदी का डेल्टा, भूमध्य सागर में बनता है। क्लियर है यहां तक मामला। अगली बात देखो, इसी नील नदी की जो श्वेत नील शाखा है, इसके ऊपर युगांडा के अंदर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है ओवेन बांध। कौन सा बांध है, ओवेन बांध। एक बांध आपके ब्लू नील के ऊपर दक्षिणी उत्तरी सूडान में बना हुआ है। इस बांध का नाम है सेनार बांध, सेनारे बांध। और नील के खुद के ऊपर कौन सा बना हुआ है, आसमान बांध। और जब ये डेल्टा बनाती है, भूमध्य सागर में गिरती है, तो इसके डेल्टा पर मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह स्थित है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह स्थित है, अलेक्जेंड्रिया। इसको सिकंदरिया बंदरगाह भी कहते हैं, सिकंदरिया बंदरगाह। ये मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह या सिकंदरिया बंदरगाह।
याद रखना हो तो अलेक्जेंडर सिकंदर, दुनिया का महान विजेता कहते हो, थोड़ा नाम बिगाड़ देना। राजेंद्र होता है तो राजेंद्रिया, तो अलेक्जेंडर था तो अलेक्जेंड्रिया, या फिर सिकंदर था तो सिकंदरिया बंदरगाह का नाम है। मिस्र के सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, नील नदी के डेल्टा पर स्थित है आपके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नील की, तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने नील नदी को, हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहकर पुकारा। याद रखिएगा, हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहकर पुकारा। दुनिया की सबसे लंबी नदी, और प्लस ब्लू नील और श्वेत नील के बीच में जो मैदान है, इस मैदान को अलग जीरा का मैदान कहते हैं। अलग जीरा का मैदान, याद रख लोगे, अलग तरह का जीरा है नहीं, बस नाम है, याद रखने का तरीका। अलग जीरा का मैदान, और ये अलग जीरा का मैदान जो है आपके कपास की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और नील नदी का उत्तरी भाग जो है गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और ये वाला भाग जो है वो किसके लिए है? कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है आपके अलग जीरा का मैदान। ये हो गई आपकी नील। थक गए होंगे, बाकी कर लेंगे। बंद कर दे इसको।